सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य कि इस गुरुग्राम यूट्यूब के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं शिषपाल में तो अपने दूषित कुमार की गजल पर हमने सह प्रसंग व्याख्या की। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो एक बार लुढ़के कि हमें पता ही नहीं चला कि ढलान इतनी थी। ये इनकी गजल थी, हमने सह प्रसंग व्याख्या की। अब फिर हम आज सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, उनका जीवन परिचय के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना, इनका जीवन परिचय, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू। प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में और इनका देहांत 1977 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं, कैसे इनका लगाव हुआ प्रकृति के साथ, ये अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक ग्राम में हुआ था, जहां पर पर्वतीय प्रदेश था। पर्वतीय प्रदेश को देखकर इसी वातावरण में पले बसे, तो उनका जो लगाव था, गहरा अनुराग हो गया किससे, प्रकृति से। तो ये प्रकृति के क्या माने जाते हैं, सुकुमार कवि माने जाते हैं। एकांत प्रिय, शांति प्रिय स्वभाव के थे। कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी और इनके साहित्य का गहरा अध्ययन किया था सुमित्रानंदन पंत ने। 1921 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था। 1916 में गिरजे का घंटा शीर्षक नामक कविता लिखी। शायद ये इनकी क्या थी, पहली रचना थी। और जीवन पर्यंत काव्य सर्जना में ये क्या रहे, लीन रहे। और उन्होंने नाटक भी लिखे। उन्होंने उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पलवन, गुंजन प्रारंभिक काव्य संग्रह है। कौन सा बताए? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन प्रारंभिक काव्य संग्रह है। इन प्रकृति को प्रेम अपने शिखर पर था। प्रकृति का, पंत जी का प्रकृति प्रेम क्या था, उच्च शिखर पर था। उन प्रकृति के जितने मनोरम चित्र इन कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए, इसलिए प्रकृति का क्या माने जाते हैं, सुकुमार कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। और युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, सवर्ण किरण, सवर्ण धूलि, संत शिखर, वाणी, पतझर, सितंबरा आदि काव्यों की कविताओं में पंत के प्रकृतिवादी चेतना के रूप में प्रकट होते हैं। और इनके लोकायतन सत्यकाम प्रसिद्ध महाकाव्य है। कला और बूढ़ा चाल नामक काव्य में प्रयोगशील प्रकृति के साथ अवतरित होते हैं। उनकी कविताएं सता के कारण क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। ये इनके जीवन परिचय के बारे में बात है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको बोर्ड पे अंकित करते हैं, साथ साथ में अपने उतारे। तो इनकी रचनाएं देखो, सुमित्रानंदन पंत की पंत की जो रचनाएं थी वो जैसे देखे 1916 में इन्होंने 1916 में गिरजे का घंटा लिखा। इसके बाद में देखो उच्छ्वास,
उच्छ्वास ग्रंथि वीणा, ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, गुंजन ये थे। और देखो आगे ग्राम्य, ग्राम्य स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि, संत शिखर, संत शिखर और युगांत, युगांत युगवाणी, युगवाणी ब्रह्म, पतझर और सितंबरा आदि कविताएं हैं इनकी। और आपको बताया कि महाकाव्य है जो महाकाव्य लोकायतन, सत्यकाम, सत्यकाम, कला तथा नामक कविताएं हैं इनकी। ये इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं के बारे में बताया, आपको बताया। 1900 से लेकर 1970 तक इनका जीवन अवधि रही। और जीवन 1921 में महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने अध्ययन कार्य छोड़ा। उनके जो प्रभाव पड़ा बताया कि महापुरुषों के जीवनियाँ पढ़ के, उनके ग्रंथ पढ़ के उनके जीवन में बदलाव आया। और अल्मोड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ पर्वतीय प्रदेश में, जहाँ जिस वातावरण में पहले उनके प्रति उनका स्नेह हुआ। इसलिए प्रकृति के क्या कहे जाते हैं सुकुमार कवि। गिरने का घंटा 1916 में पहली रचना है। उच्छ्वास, उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, ग्राम्य स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि, संत शिखर युगांत युगवाणी, ग्राम्य पतझर सितंबरा, महाकाव्य में लोकायतन, सत्यकाम, कला व बुढ़ा चांद, ये इनकी रचनाएं थी। तो ये एक बार अपने रजिस्टर में अंकित कर ले। फिर चलते हैं इनकी रचना कौन कौन सी है आगे चले। अपने जो पाठ्यक्रम में इनकी जो रचना है उस पर चर्चा करें। अपने इनकी क्या क्या रचना है पाठ्यक्रम में उस पर चर्चा करें। तो इनकी रचना एक तारा, एक तारा, और दूसरी इनकी रचना है, पहली रचना बताइए एक तारा, मौन निमंत्रण, नौका विहार। पहली रचना है मौन निमंत्रण, एक तारा, और तीसरी है नौका विहार, नौका विहार। ये तीन रचनाएं हैं, मौन निमंत्रण, एक तारा, नौका विहार। ये तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें नौका विहार से 100% व्याख्या पूछी गई थी। त्यों त्यों लगती नौका उस पार, मन में उठते लौकिक विचार, नाव के संबंध अपने जीवन से जोड़ते हुए कवि ने अपने जो विचार है प्रकट किए हैं।
इसी प्रकार मौन निमंत्रण, ये है रहस्यवादी कविता। मौन निमंत्रण एक अज्ञातता के संकेत करते हुए बताए है कि मुझे हर पल, चाहे बादल हो चाहे प्रकृति हो, कोई चीज से मुझे अज्ञातता का आभास होता है और मुझे चौंकाता है हर पल। इसी प्रकार एक तारा में कवि ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है, वो हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, तब आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो पहले ये 3 रचनाएं हैं इनके अपने जो पाठ्यक्रम उसमें मौन निमंत्रण, एक तारा और नौका विहार। सबसे पहले हम एक तारा इस पे अध्ययन करेंगे। मौन निमंत्रण इसके बाद में करेंगे, पहले करेंगे एक तारा कि नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा शांत प्रांत, पत्रों में आनंद अधरों पर सो गया निखिल वन का मर्मम, जो वीणा के तारों में ईश्वर। तो साथ साथ में अपने बोर्ड पे अंकित करते जाएंगे, आप अपने रजिस्टर में उतारते जाएंगे। तो मुख्य एग्जाम में जो व्याख्या पूछी जाएगी, आपसे व्याख्या 7 पूछी जाएगी, उसमें से आपको 5 व्याख्या करनी पड़ेगी। तो अपने को ऐसा हो कि 7 व्याख्या है, 7 ही व्याख्या हमें आनी चाहिए। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे बड़े, जिसमें 2 करने होंगे। तो आपको ऐसा लगे कि हमें 4 प्रश्न आए कि कौन सा प्रश्न करें, ये द्विधा हो जाए, तब बात 10 नंबर का प्रश्न आता है। उसमें ये भी पूछ सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं के बारे में बताएं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो आपको जो अपने पाठ्यक्रम है वो याद कर लो। एक तारा हुआ, नौका विहार हुआ और जैसे मौन निमंत्रण, ये 3 रचनाएं हैं, इसके बारे में पूछते हैं। या सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का शिव कुमार कवि क्यों कहा जाता है, तब इनकी रचना 1-1, 2-2 पंक्तियां हमें याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से नौका विहार से 2 पंक्तियां, 3 पंक्तियां याद करें। इसी प्रकार से एक तारा से, इसी प्रकार से मौन निमंत्रण से। मेरे साथ बने रहोगे तो हम अपना जो देह है उसकी ओर अग्रसर होंगे। मन में एक जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, सुबह उठो, जल्दी उठो और इसी में लीन रहो। उठते बैठते चलते फिरते अपने जो मुख्य देह उसी में लीन रहे, अन्य विचार आए नहीं, तो अपना मंजिल है उसकी ओर हम चल पड़ेंगे। चले आगे हम शुरू करते हैं। एक तारा, कौन सी पहले करते हैं? एक तारा, इस पर चर्चा करेंगे। एक तारा साथ साथ आप अपने रजिस्टर में उतारे। मैंने बताया 3 रचनाएं हैं, मौन निमंत्रण, एक तारा और नौका विहार। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक तारा। तो लिखिए साथ साथ में आप भी, एक तारा नीरव संध्या में प्रशांत, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम, डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों के अनंत, पत्रों के अनंत अधरों पर सो गया, अधरों पर सो गया, सो गया निखिल वन का मर्मम, निखिल वन का मर्मम, मर्मम जो वीणा के तारों में सवर, जो वीणा के
खग कुंजन भी रहा नील, खग कुंजन भी हो नील, निर्जन गोपथ है, गोपथ। अब दुलिहीन भूसर भुजंग, भूसर भुजंग, भुजंग सा जिह्वा छिन। तो कवि ने इसमें बताया है संध्या के बारे में। संध्या आती है तब आसमान में तारे का उदय होता है, उस वातावरण परिवेश का यहाँ चित्रण किया गया है। क्या बताया है कि नीरव संध्या में बरसात डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों के आनत अग्रों पर सो गया निखिल मन का मर्मम, जो वीणा के तारों का ईश्वर खग कुंजन बिरहा लीन निर्जन गोपद। अब दुलिहीन दूसर भूजन सा जीवे छिण। एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं मैं, अगर आप मेरी बात मानो तो। जितने भी पर्यायवाचक शब्द है सारे धीरे धीरे करके याद कर लो, तो आधुनिक काव्य में आपकी मदद करेगा। जितने भी पर्यायवाचक शब्द है ये अचानक काम होने वाला नहीं है, धीरे धीरे। वो कहते हैं एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल सिचिबो फूल फले सब अगाए। तो एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल सिचिबो फूल फले सब अगाए। तो बताया कि आप धीरे धीरे पर्यायवाचक शब्द याद कर लोगे तो अपने जो भी शब्द आएंगे उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी, अपने शब्दों के भंडारण में कमी नहीं आएगी, तो अपने कुछ आसान हो जाएगा। आसान तो मुख्य एग्जाम चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, सरकारी सेवा में जाना चाहते तो भी याद तो करना पड़ेगा। पर्यायवाचक शब्द भी याद करने पड़ेंगे, आपको युग्म शब्द याद करने पड़ेंगे, शुद्ध शब्द याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको याद आ पाएगा। चले हम नीरव संध्या में प्रसाद। यहाँ कवि ने संध्याकालीन प्रकृति का शांत वातावरण में बैठा हुआ एकांकी चिंतन कर रहा है। संध्या के समय में कवि बैठा है एकांत में और चिंतन कर रहा है। चिंतन कर रहा है, क्या कर रहा है कि संध्या काल का अवसर होता है तो सारे जो परिवेश है संध्या काल के अवसर पर है, सारा प्रदेश सारा ग्राम प्रांत वो क्या होता है पर एकदम क्या होता है, शांत होता है। और शांत वातावरण में वो डूबा रहता है, शांत प्रांत डूबा है सारा प्रांत। संध्या के समय में देखो आप एक शांति का माहौल हो जाता है। तो ये कवि एकांकी बैठा हुआ सोच रहा है कि प्रकृति का शांत वातावरण में बैठा हुआ कवि क्या सोच रहा है कि सारा जो परिवेश है गांव का, प्रांत का से गांव का जो परिवेश है वातावरण है वो शांत वातावरण में डूबा हुआ है। फिर बताया पत्रों के आनंद अदरों पर सो गया, निखिल मन का मर्मम जो वीणा के तारों का सवर। तो कवि ने क्या बताया है, पत्रों के आनत, आनत का मतलब होता है झुके हुए, अदर का अस्य होठ, सो जाना पूर्ण रूप से, वन का मर्मम वीणा के तारों का स्वर, वीणा के तार होते उनमें से आवाज आती है उसका जो स्वर, उसके बारे में बताए। तो क्या बताते हैं, संध्या काल में संपूर्ण वन का जो शब्द है, जीवों के जो चलने की आवाज है, या ऐसे देख लो कि आप कभी महसूस करना संध्या के समय में पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों को देखना, बड़े शांत वातावरण में ऐसे झुके हुए से होते हैं, जैसे लगते हैं कि वृक्ष है वो जो
वन है या वृक्ष है वो कहाँ सो गया? आदर रूपी पत्तों पे सो गया। इस पे आदर रूपी पत्तों पे सो गया हो। और जिस प्रकार से वीणा के जो ईश्वर है वो क्या हो गए? वो शांत हो गए हो। देखो पत्रों के आनंद, ये जो पूरा वन है उनके जो शब्द है, मर्मम है, शब्द है, और उनके जो पत्ते हैं, वन के जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो कहाँ सो गए? झुक कर अधरों पर सो गए, पत्तों के अधरों पर सो गए हैं। और वीणा के तार क्या हो गए हैं? वीणा के तार ढीले पड़ चुके हैं, उनका स्वर मंद पड़ चुका है। ये कब होता है? जब संध्या का समय आता है। पक्षी अपने घोंसलों में लौटते हैं, पशु अपना भरपेट भोजन करने के बाद में अपने घर की ओर रवाना होते हैं। उनके चलने की जो आवाज है संध्या के बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, सब शांत हो जाता है, चारों तरफ से शांति शांति छा जाती है, शांत वातावरण हो जाता है। फिर बताया कि पहले जो पक्षी, खरगोश पक्षी कुंजन कर रहे थे, बोल रहे थे, कुंजन कर रहे थे, अब वो भी लीन हो गए हैं उस संध्या में। और जो वो गाय अपने पथ से आ रही थी, एकांत पथ से आ रही थी, उनके जो पैरों चलने से पैरों में क्या उड़ रही थी? धूल उड़ रही थी। आपने देखा होगा कि गायों का झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड जब चलता है तो पास में क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। अब वो धूल भी हीन हो गई है, मध्यम पड़ गई है, क्योंकि समय कौन सा हो गया है? संध्या का हुआ है। संध्या का वातावरण का यहाँ चित्रण किया गया है। फिर बताया है कि जो धूल, अब जो रास्ता था, सुनो, धूसर भूचल सा जीवे छीन, उसके पैरों से उड़ने वाली धूल, चारों तरफ से वातावरण शांत है, अब उड़ने वाली धूल, उनके पैरों की जो आवाज वो अब क्या हो गई है? छिड़ पड़ चुकी है। जिस प्रकार से सर्प की जीभ अचानक लुप्त हो जाती है, इसी प्रकार ये भी क्या हुआ? लुप्त हो गई है, अचानक गायब हो चुकी है। तो बताया कि सारा प्रांत उस संध्या में लीन शांत डूबा हुआ है। वन के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते अदर रूपी पत्तों पे सो गया है। वीणा के तार क्या हो गए हैं? ढीले पड़ चुके हैं। पहले पक्षी, संध्या से पूर्व पक्षी क्या कर रहे थे? क्रीड़ा कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन अब वो भी खब पूजन हुआ लीन, और संध्या में वो भी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, वो भी आराम कर रहे हैं संध्या के समय। पशु वन में चरकर अपना भरपेट भोजन करके शाम को वापस अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं तो रास्ते में आते हुए धूल उड़ाते हुए, पैरों से चलने से धूल उड़ती है। अब वो धूल भी सर्प की जीव की भांति क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है, छिड़ पड़ चुकी है। वो रास्ता है, गोपथ का जो रास्ता है वो भी ऐसा लगता है जैसे सर्प चलने से जो आकार बनता है, टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है वो रास्ता। तो ये आपको समझ में आया इतना? फिर चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं कवि? एक बार इतना उतार लीजिए आप, फिर चलते हैं हम आगे। तो कवि ने बताया, देखो कि नीरव संध्या में प्रसाद डूबा है, सारा ग्राम प्रांत पत्रों के आनंद अधरों पर सो गया। निखिल मन का मर्मम यो वीणा का तारों का स्वर खग कुंजन बिरहा ली निर्जन गोपस अब डोले हैं भूसर भुजंग सा जीवे छीन। तो ये बताया झुंगर के सबर का प्रखर तीर केवल प्रशांति को रहा थी। उस समय एक ही ये शांति चारों तरफ से छाई हुई थी और झुंगरों की आवाज ही चारों तरफ से आ रही थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। और बताया फिर कि इस महाशांति का जो उदार हृदय है उसको वो चीर रहा था कौन? और झिंगुरों की जो आवाज थी वो चीर रही थी। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर हम इसको सुमित्रानंद पंत के साथ हाजिर होंगे इनकी कविता एक तारा के साथ। तो आप अपने
जितना करवाए उसको पढ़ें, फिर कल के लिए फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।